हाँ, तो सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। इस सब्जेक्ट के मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं जो कि WSM मेथड से हैं। स्टील डिज़ाइन में जैसे RCC में होती WSM LSM पढ़ी है ना, उसी प्रकार से स्टील डिज़ाइन में भी WSM और LSM दो मेथड हैं। 2007 में इसका एक नया कोड आया था स्टील डिज़ाइन का, जिसका नंबर है IS 800। ये एक इसका सैम्पल पेपर है। अभी फ़िलहाल मैं OCBC 19 के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। फोकस करें, देखें सही है कि नहीं। सही आ रहा है। ठीक है। इसमें लिखा है यूज़ ऑफ IS 800 2007 कंपलसरी है और स्टील टेबल भी अलाउड है। स्टील टेबल जो नहीं जानते वो देख लें। एक इस प्रकार की पुस्तिका है। क्या लिखा है इस पे? स्टील टेबल। बिरला की हो चाहे टाटा की हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टाटा नहीं बनाता, ये ऐसे ही मजाक में करो, है ना। ये स्टील टेबल अगर आपके पास नहीं है और काम चलाओ डाटा चाहिए स्टील टेबल के, तो IS 800 2007 जो नया वाला IS कोड है उसमें पीछे भी कुछ डाटा स्टील टेबल के दे रखे हैं। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, इसके बिना डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल वो अपन सीखेंगे। इसमें देखें अपन जो क्वेश्चन पेपर है, एक मिनट से फुल स्क्रीन कर लेते हैं अपन। ये ना, इसमें अपन ये क्वेश्चन पेपर सामने है, इस साल का भी अपन ले आएंगे। मैं क्या बताने वाला था, हाँ, इसमें आप देखिए क्वेश्चन पेपर में ही लिखा IS 800 2007 तथा एवं स्टील टेबल क्या है, अलाउड हैं। ये आपको एग्जाम में ले जाना अलाउड रहेगा। आप ज़्यादा होशियार बने कि इसके बिना ही हम तो कर लेंगे, तो आप कर नहीं पाओगे। और साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको इसमें आवश्यक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपके पास ख़राब है तो ख़रीद लो, इसके बिना ये काम नहीं होगा। नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं हो शायद। इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना रहता है, ये जो क्वेश्चन पेपर है यही अपने आप में एक सिलेबस को रिवाइज करा देगा। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ पेपर देख के देखो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन जैसा पोर्शन है। स्टील स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है। बीम का एक डिफिनेशन लिखा है, लेटरली सपोर्टेड बीम। इसमें बीम भी सिलेबस में है। बीम डिज़ाइन करना है, कैसे करेंगे वो सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना। 5 प्रकार के रोल्ड स्टील सेक्शन, ये इंट्रोडक्शन पोर्शन का है। क्लासीफाई एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील बीम, बीम का फिर से आ गया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ स्टील के टेंशन मेंबर डिज़ाइन करना सीखना है। स्लेंडरनेस रेशो इफेक्टिव लेंथ, ये कंप्रेशन मेंबर का सवाल है कॉलम का। लग एंगल क्या होते हैं और बैटन क्या होते हैं, ये भी कॉलम से रिलेटेड सवाल है। बोल्ट्स कनेक्शन, वेल्डिंग कनेक्शन और रिवेट, जिसे हिंदी में यहाँ के दुकानदार रिपिट बोल देते हैं, एक्चुअली वो है रिवेट। ये भी पढ़ना है। फिर क्या लिखा है, बोल्ट के बारे में है। बोल्ट 2 प्लेट आपस में जुड़ी हुई हैं, ये कनेक्शन डिज़ाइन का बोलते हैं इसको, क्वेश्चन को कनेक्शन डिज़ाइन पढ़ना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट, ये जो न्यूमेरिकल नहीं पढ़ पाते बच्चे, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पे के भरोसे रहते हैं वो काश पास हो जाएं इसके। ये देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल तो अपन को सीखना ही है। देखो ये 10 का है। और ये मैं बता दूं, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आप देखना ये 2-4 लाइन में हो जाता है 10 नंबर का क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा है, 5-10 लाइन में हो जाएगा। चलो नीचे फिर से वेल्डिंग का क्वेश्चन है। दिख नहीं रहा तो इसको घुमा लो थोड़ा सा, नहीं थोड़ा कम दिख रहा होगा तो। यहाँ पे लिखा है टाई मेंबर,
दिख रहा है? ये भी टेंशन मेंबर होता है, टाई मेंबर टेंशन मेंबर होता है। इसकी डिजाइन इफेक्टिव एरिया 12 mm थिक टाई मेंबर फिर से टेंशन मेंबर, जिसमें बोल्ट का उपयोग किया गया है। फिर से टेंशन मेंबर, साइज वाइज दिया है, इसमें बोल्ट था, इसमें वेल्डिंग है, टेंशन मेंबर ही है। इसमें स्टील का कॉलम है, पहले भी बीम कॉलम टेंशन मेंबर के आ चुके हैं, सब दूर वही घूम रहा है, कोई नई चीज नहीं है। इसमें लोड दे रखा है, बोला है बताओ कौन सा सेक्शन हम यूज करें, तो हम सेक्शन कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे? स्टील टेबल से। यहाँ पे डबल एंगल डिसकंटिन्यूड स्ट्रट है, स्ट्रट भी एक प्रकार का कॉलम होता है। कंप्रेशन मेंबर का टाइप होता है स्ट्रट, कंप्रेशन मेंबर का ही एक और टाइप होता है कॉलम। हाँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ये स्ट्रट ऐसा होता है, हाँ, इंक्लाइंड, हाँ बिल्कुल सही। आखिरी में वेब बकलिंग क्या होती है? ये बीम की थ्योरी है, बहुत आसान है। वेब क्रिपलिंग क्या होती है? वो भी बीम की थ्योरी है। सबसे आखिरी क्वेश्चन और में आ गया, 10 नंबर का है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो देखो कुल मिला के 5 चीज़ें हैं। मेरा अंगूठा पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन, उंगली दूसरी चीज़ है टाई मेंबर, तीसरा है बीम, हाँ फिर है कॉलम, और एक चीज़ और रह गई, वो है कनेक्शंस, वेल्डिंग के, बोल्ट के और रिवेट के। बस ये अगर अपन सबने पढ़ लिया तो अपना काम हो जाएगा। ये एक कठिन सब्जेक्ट है, और कठिन सब्जेक्ट की खासियत ये होती है कि वो पेपर, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट आते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा अगर कठिन क्वेश्चन पेपर बना देंगे तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को भी उसका सॉल्यूशन सबमिट करना होता है। तो वो खुद भी अगर बहुत मुश्किल सॉल्व नहीं कर पाएगा तो क्यों डालेगा? मुस्कुरा थोड़ा, अच्छी बात नहीं कि नहीं? तो इसलिए बहुत कठिन क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद भी तो सॉल्व कर पाएगा। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो स्टील होता क्या है, इसको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ मैं। स्टार्ट करना है, इसी को क्या थंबनेल डाल देंगे। ये है मेरे नोट्स, जब मैं इन चीज़ों की पढ़ाई करता था तो मैंने बनाए थे, ये लेटेस्ट कोड के ही थे। तो स्टील क्या है? स्टील एक अलॉय है। हाँ, ये अच्छा बोला आपने, स्टील एक धातु बोलना एक थोड़ा ठीक नहीं है, अलॉय है, धातुओं का अलॉय है, ऐसा कह सकते हैं। अलॉय मेटल है, स्टील एलिमेंट नहीं है, आयरन एलिमेंट है। हाँ, तो अब आप देखो इसमें आयरन प्लस कुछ प्रतिशत कार्बन का दिख रहा है, तो बन गया स्ट्रक्चरल स्टील। अब ये देखो कार्बन कितना प्रतिशत है, 0.1 से 0.025%। तो जैसे मान लो 100 ग्राम आयरन है तो कितने ग्राम कार्बन होगा? 1 ग्राम, और या फिर 0.25, हाँ मतलब 2.5 ग्राम। तो ये ऐसा नहीं होगा जैसे 100 ग्राम सब्जी में 1 ग्राम नमक या 2.5 ग्राम नमक डाल दिया, बल्कि नमक और थोड़ा ज़्यादा डल जाता है। नमक अपन 1 चम्मच डाल देते हैं 100 ग्राम में, शायद नहीं वो तो इस पर रहता है कैसी सब्जी है वो, पानी छोड़ने वाली कि नहीं है। पर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये नमक जितना जरा सा डलता है, ऐसा नहीं है कि 20, 30, 25% डल रहा है कार्बन, खूब सारा, बहुत जरा सा डल रहा है। 99% आयरन है, या 98.5% या 97.5% आयरन होता है। तो अब आप सोचो ऐसा क्या कार्बन जरा सा मिलके ऐसा क्या कर देता है जो स्टील की प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं। तो ये है थोड़ा डीप लेवल की चीज़ें हैं। ये आपस में जो बॉन्डिंग है आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बीच में ये इस तरह से घुल मिल के कुछ ऐसा कर देता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ और एडवांटेजेस हो जाती हैं, बहुत फ़ायदे की हो जाती हैं। तो फ़ायदा क्या क्या है स्टील का? आयरन से क्यों ऐसा अपन क्यों नहीं करते कि आयरन से ही सब बना लो, क्या ही ज़रूरत पड़ गई स्टील की? हाँ बिल्कुल सही बोले आप। एक तो कार्बन कंटेंट थोड़ा सा ही डाल दिया ना तो वो इंक्रीज करता है हार्डनेस को, सख्त हो जाएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर निशान नहीं पड़ेंगे।
अगर किसी चीज़ से रगड़ेंगे तो, जैसे अपना गोरिल्ला ग्लास। यील्ड जो लिखा है और टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा है, ये दोनों स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती हैं। इसका मतलब ये है सामान्य भाषा में कि ज़्यादा लोड लगाने पर वो टूटेगा। आयरन कम लोड लगाने पर भी टूट जाएगा। वो कम भी अपने हाथ से नहीं लगा पाएंगे, वो भी ज़्यादा ही है, पर स्टील का और भी ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे डक्टिलिटी कम हो जाती है। डक्टिलिटी यानी लचीलापन। लचीली वस्तु का एग्जाम्पल अगर दें तो हाँ, वैसे वो मेलिएबिलिटी की श्रेणी में आता है। पर जैसे जो तार रहते हैं, डले रहते हैं, करंट के तार मान लो कॉपर के, तो उसको अपन गोल गोल भी मोड़ सकते हैं, फिर भी वो टूटता नहीं है। और यही अगर अपन सोचें, जैसे सींक रहती है जो झाड़ू की, वो भी डक्टाइल है, उसको भी अपन मोड़ लेते हैं तो टूटती नहीं है। और यही अगर बिस्कुट घर में होता है, उसको अपन थोड़ा सा भी मोड़ना चाहें तो मुड़ेगा नहीं, वो सीधे टूटेगा, तो वो हो जाएगा ब्रिटल। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है लिखी, टफनेस। अक्सर अगर ये पूछें बच्चों से कि स्ट्रेंथ क्या होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोड सहन करने की क्षमता को ज़्यादा स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मतलब क्या, ज़्यादा लोड सहन कर लेगा। फिर बच्चों से पूछा टफनेस ज़्यादा है तो मतलब क्या है, तो बच्चे फिर भी यूं ही अंदाज से थोड़ा सा कि वो मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, टफनेस का रिलेशन है इम्पैक्ट की लोड से, और स्ट्रेंथ का रिलेशन है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड से। हाँ, जो हिंदी में अगर बात करें तो धीरे धीरे लोड बढ़ाते जाएं तो कब वो टूटेगा, ये अगर आप निकाल रहे हो तो स्ट्रेंथ आएगी। और टफनेस में ये है कि जैसे हथौड़े से ढप 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 मार रहे हैं, लोड एकदम से लगा रहे हैं और एकदम से हटा रहे हैं, इस प्रक्रिया के जो लोड रहते हैं उसको अपन इम्पैक्ट लोड कहेंगे। उस लोड के प्रति अगर कोई मजबूत है मटेरियल तो उसे बोलेंगे ये टफ मटेरियल है। ठीक है। स्ट्रक्चरल स्टील के कितने प्रकार हैं, ये थोड़ा सा ऐसा पोर्शन हो गया, जैसे किसी को कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं अपन, फिर अपन उसको बताएं पहला कंप्यूटर कब बना था, तो वो बोर हो जाएगा, बोलेगा अरे सर आप कंप्यूटर चलाना सिखाइए ना, हमें क्या मतलब पहले कंप्यूटर कब खोज हुई थी। पर ये बस इसलिए कि कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए थ्योरी का, तो 4 नंबर भी क्यों छोड़ो आप, और है तो आसानी, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। स्ट्रक्चरल स्टील देखो एक शब्द आप, इसका मतलब नॉन स्ट्रक्चरल स्टील भी होते होंगे, तो वो जैसे फूड ग्रेड स्टील होते हैं, है ना, अब वो खाने के लिए हिसाब से भी स्टील बनता है, उसमें और भी कुछ कुछ मिला देते हैं, उसका उपयोग यहाँ नहीं करते। स्ट्रक्चरल स्टील की इसलिए बात कर रहे हैं, वरना स्टील के और भी वेराइटी है ना, जैसे पनीर। हाँ, जैसे पनीर की सब्जी में पनीर है और टमाटर की वो है ग्रेवी, अब उसमें फिर कुछ भी और मिलाते जाओ तो विभिन्न प्रकार के पनीर की सब्जियां बनती जाएंगी। शाही पनीर में क्या डल जाता है, पनीर और टमाटर के अलावा शायद काजू डलता है। अच्छा, कढ़ाई पनीर, बटर पनीर में बटर और डाल दिया। तो जितने भी प्रकार के आप स्टील देखोगे उसमें स्टील में आयरन और कार्बन तो है ही, उसके अलावा कुछ भी मिला दिया है। ये मत सोचना जैसे रेलवे में जो उपयोग होती है पटरी, उसका जो स्टील होता है उसमें मैंगनीज मिलाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन नहीं मिलाते हुए मैंगनीज मिला दिया, कार्बन की जगह नहीं मिलाते हैं। हाँ, मतलब स्टील में आयरन और कार्बन तो है ही, फिर उसके अलावा जो मिला है वो एक्स्ट्रा है, कोई भी चीज़ कम नहीं हुई है बाकी में से, कार्बन कम नहीं कर रहे हैं। कम मतलब हटा नहीं रहे हैं, कम ज़्यादा करते हैं। तो एक है कार्बन स्टील, अब नाम ही कार्बन स्टील है तो क्या होगा इसमें, कार्बन। स्ट्रेंथनिंग एलिमेंट मेन इसमें क्या रहते हैं, कार्बन और मैंगनीज, तो इसमें मैंगनीज भी है, ये थोड़ा सा ब्लफ नाम है। मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी 410 से 440 मेगा पास्कल होता है। मेगा पास्कल मतलब क्या है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। मिनिमम कम से कम इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 230 से 300 रहती है। ठीक है। हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील, अभी तक तो नॉर्मल स्ट्रेंथ कार्बन स्टील था, अब आ गया हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील। ये ट्रांसमिशन लाइन और माइक्रोवेव टावर में यूज होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन कौन सी है, जिससे बिजली ट्रांसमिट होती है, सर उसमें तो एल्यूमिनियम लगता है ना। हाँ, एल्यूमिनियम तो है भी, उसमें एल्यूमिनियम लगता है। तो हो सकता है उसमें मजबूती के लिए जो केबल लगती हैं वो होगी ये, जैसे खंबे को जमीन से एंकरेज करते हैं ना,
माइक्रोवेव के टावर हैं तो टावर के जो एंगल रहते हैं, जो छड़ें रहती हैं जिससे जोड़ जोड़ के टावर बनता है, वहाँ यूज़ होता है। कम से कम इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 485 से 550, मिनिमम 350 400। मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ माइक्रो एलॉयड स्टील 440 से 590, 300 से 450, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होगा। हाई क्वालिटी क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड स्टील, टेम्पर ग्लास की तरह टेम्पर्ड स्टील। ये स्टील हीट ट्रीटेड रहते हैं, मतलब इनको जल्दी से गर्म करके ठंडा कर देते हैं। टू डेवलप हाई स्ट्रेंथ दे रिक्वायर स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक्स। इनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा 700 से दिख रहा है इसमें 950 मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर, कम से कम 550 से 700 तो मिल ही जाती है। ये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें और भी कुछ कुछ अंतर लाए जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा इसको सरका नहीं पाऊंगा तो मैं कैमरे को सरकाता हूँ, ठीक है। एक है वेदरिंग स्टील, एटमॉस्फेरिक कोरोजन इसमें कम होता है, मतलब जंग कम लगती है। ये अनपेंटेड भी रखें, बिना पुताई का भी रखें तो भी चल जाता है, अच्छा। बाकियों में पुताई करनी पड़ती ताकि जंग न लगे। हाँ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखिए, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाता है सबसे बढ़िया, सबसे फेमस स्टेनलेस स्टील। इसमें कार्बन कम होता है और इसमें मिनिमम क्रोमियम मिनिमम 10 से 10.5 से 20% के बीच में क्रोमियम भी मिला होता है और बहुत ज़रा सा 0.5% निकल भी मिला होता है। ये ऐसा स्टील माना जाता है जिसमें कभी जंग नहीं लगती। हाँ, अगर स्टेनलेस स्टील का वो कूलर बना दें तो कितना ही पानी भर के छोड़ दो उसको, सालों साल बारिश में रखा छोड़ दो, उसमें कभी जंग नहीं लगती। और बाकी स्टील के फ़ायदे तो हैं जो एल्यूमिनियम में नहीं है। जो एल्यूमिनियम में प्रॉब्लम क्या है, एल्यूमिनियम में अगर कहीं से कोई टाँका लगाना हो वेल्डिंग का तो एल्यूमिनियम में वेल्डिंग पॉसिबल नहीं होती, नॉर्मल वाली वेल्डिंग तो पॉसिबल नहीं होती। नहीं, वो भी नहीं, एक तो विशेष प्रकार की होती है शायद, वो छोड़ते हैं अभी अपन बात। हो सकता है गैस वेल्डिंग हो जाती है, मुझे नहीं पता इसका कि नहीं लगती है। वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एल्यूमिनियम, तो वो क्या सिर्फ वो लोकल जगह नहीं पिघलता, वो सब दूर पिघल जाता है। तो ये स्टेनलेस स्टील में वेल्डिंग हो जाती है। और दूसरी इसमें खासियत रहती है स्टेनलेस स्टील के, देखना आप बर्तन आते हैं तो उसमें दूसरी खासियत रहती है वो मुलायम ज़्यादा होता है। मुलायम मतलब अपने हाथों से तो नहीं दबेगा, मशीन में जो फॉर्जिंग की टेक्निक होती है, आपको पता है फॉर्जिंग की टेक्निक? जैसे आपको क्या लगता है बर्तन कैसे बनाते हैं? एक चपटा पापड़ जैसा लेते हैं, उसके अंदर एक पिस्टन जैसा पहुंच जाता है, वो उसको बर्तन बना देता है ना, तो वो खींचने लायक वो लचीला भी हो जाता है स्टेनलेस स्टील में। फिर और भी एक और देख लो, इतना देखा है तो फायर रेजिस्टेंट स्टील, तो मतलब इसमें आग नहीं लगती होगी? ऐसा नहीं है, आग तो किसी भी स्टील में नहीं लगती। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील होते हैं ये स्टील में जब आसपास आग लग जाए तो आग लगने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो इसमें वो असर कम होता है। आपको क्या लगता है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर नीचे गिर गए थे, वो क्या हुआ था? उसमें प्लेन घुसा, आग लगी, तो वो स्टील नहीं जल रहा था, मटेरियल अंदर के पर्दे जल रहे हैं, सोफे के गद्दे जल रहे हैं, कागज जल रहे हैं, वो सब जल रहे थे, कारपेट जल रहा है, समझ गए, लकड़ी के दरवाजे हैं तो वो जल रहे हैं। हाँ, आगे तुम क्या कह रहे थे? पेट्रोल गिरा था उसकी वजह से। हाँ, और जो पेट्रोल, हाँ मतलब जो भी एरोप्लेन का फ्यूल था, पेट्रोल नहीं था, फ्यूल था, वो उसमें फूट के फैल गया होगा तो वो भी जला। उसकी वजह से क्या हुआ, स्टील उसका हो गया बहुत गर्म, गर्मी के साथ साथ ये मुलायम पड़ जाता है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन ऊपर का जो बिल्डिंगों का वजन था वो तो कम नहीं हुआ, और वो वजन उतना ही रहा, लेकिन टांगों की मजबूती उसकी कम हो गई, टांगों की मतलब कॉलम्स की, बीम्स की। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो इतना गर्म हो गया कि वो इतनी कम उसकी मजबूती हो गई कि वो डिज़ाइन लोड को सहन नहीं कर पाया जो उसके ऊपर आ रहा था, और नीचे कोलैप्स हो गया।
इसके साथ ही हम ये समाप्त करते हैं। अब आज आगे का देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेक्शन कितने हैं, स्टील के सेक्शन कितने हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। कहाँ गया क्वेश्चन पेपर, ये रहा। हाँ ये देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी ज़्यादा ऊपर है, बता दिया करो ऐसे हैं। लिस्ट आउट एंड ड्रॉ एनी 5 टाइप्स ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शंस। किन्हीं 5 बेलित इस्पातीय खंड को सूचीबद्ध कर चित्र बनाएं। तो अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आप 5 बना दो, तो चेक करने वाले को लगेगा चलो यार 5 नंबर दे देते हैं। यदि आप इसमें 4 या 3 बनाओगे तो उसको ऐसा ही लगेगा कि शायद हो सकता है 3 नंबर के लायक ही है, ये 4 के लायक ही है। तो ऐसे क्वेश्चन देख के आप चेक करने वाले की साइकोलॉजी भी समझो। चेक करने वाला वो नहीं होता जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है, ये आपको पता है कि नहीं पता है? चेक करने वाला कोई और होता है, ठीक है ना। तो वो भी यही समझने की कोशिश करता है कि इसमें क्या अपेक्षित है। तो 5 नंबर का तो 5 लिख दो। अब अपन आ जाते हैं, ये इसमें लिखा है ये तो ठीक है, थोड़ा स्टील टेबल को देखते हैं। स्टील टेबल क्या है अगर कोई पूछे तो मैं कहूँगा स्टील टेबल एक तरह का, वो जैसे कारपेंटर के पास जाएं और अपन बोले तुम कैसा कैसा सोफा कैसा कैसा बुकलेट, हाँ, बना लेते हो, तो एक बुकलेट जैसी वो रखता है। बुकलेट के अलावा और भी बढ़िया एक शब्द है, अभी याद नहीं आ रहा। हाँ कैटेलॉग, हाँ ये बढ़िया शब्द बताया। तो ये एक तरह का आप ये समझो कि मार्केट में जो जो भी उपलब्ध इंडस्ट्री से बन के, जो भी इंडस्ट्री इसके सेक्शन बना के बेचती है, उनके जो जो भी उपलब्ध मार्केट में संभव हैं उन सब का ये कैटेलॉग है। इसमें एक इंडेक्स है, इक्वल सेक्शन, अनइक्वल सेक्शन, टीईई, बीम, चैनल। तो आपको जैसे मान लो बीम डिजाइन करनी है तो अपन सीधे बीम वाला देखेंगे, है ना। सोफा चाहिए तो सोफे वाले में जाएंगे, है ना। हाँ अभी खोल लूँ पेज थोड़ा, हाँ ये सही है। इसको ऐसे करना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक दिख रहा है। तो सबसे पहला टेबल है रोल्ड स्टील इक्वल एंगल सेक्शन है। इसमें लिखा नहीं है सेक्शन, पर ये है सेक्शन, ठीक है। अब सेक्शन सेक्शन इन्हें बार बार इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि सभी सेक्शन है जो इसमें दिए हुए हैं। ये जो रोल्ड स्टील है इसका क्या मतलब है आप लोग जानते हो? ये बन के ही ऐसा आया है, ऐसा नहीं है कि इसे किसी तरह से वेल्डिंग करके 2 पोर्शन जोड़ के बनाया है, ये इसका ये कहना है। ये मैन्युफैक्चर ही ऐसा हुआ है, तो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ के जॉइंट की अच्छी है, समझ गए। रोल्ड स्टील की जगह एक रहते हैं बिल्ट अप सेक्शन, उसमें क्या करते हैं 2 पार्ट जोड़ देते हैं आपस में, या तो वेल्डिंग से या बोल्ट से और या रिवेट से। इसमें रोल्ड स्टील सेक्शन ही अभी आपको देखते जाएंगे, बिल्टअप जब आएगा तो मैं बता दूंगा। अब आप इस पे ध्यान दें, इक्वल एंगल, जब ये 2 बस ये हैं, आर्म कहें, हाथ कहें, पाँव कहें, इसको लेग भी बोलते हैं एक्चुअली, तो पाँव भी कह सकते हैं। तो जब ये 2 हैं तो इन्हें कहते हैं एंगल सेक्शन। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इक्वल एंगल सेक्शन है, और अगर एक बड़ा एक छोटा है तो अनइक्वल एंगल सेक्शन कहते हैं। इनका उपयोग होता है टेंशन मेंबर डिजाइन करने में, जिन्हें टाई मेंबर भी कहते हैं। टाई जो अपन गले में पहनते हैं, TIE, वही टाई मेंबर कहते हैं, ठीक है। इसमें डाटा काफ़ी कुछ दिया हुआ रहता है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में कि मान लो 25 किलो न्यूटन का फोर्स सहन करने के लिए टेंशन मेंबर डिजाइन करें, तो हम कुछ फॉर्मूले लगा के निकालेंगे कि कम से कम अपन को मान लो
मान लो कुछ भी, जैसे 119 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया का कम से कम सेक्शन चाहिए, या कुछ भी, जैसे एक अंदाजा बोला है कि 225 मिलीमीटर स्क्वायर का सेक्शन कम से कम चाहिए। फिर हम ये कैटलॉग उठाएंगे, इसमें देखेंगे सेक्शनल एरिया कितना है। तो जैसे 119 का चाहिए तो ये 1.12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 112 ही है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो ये कम है, 119 चाहिए, तो कम वाला नहीं चुनना, नहीं तो टूट जाएगा जल्दी, कम लोड में। तो जैसे और अपन सोचें ये 1.145 वाला चल जाएगा, तो इसमें से जो भी उपलब्ध हैं उनमें से ही हम कोई एक चुन के उसका फिर चेक लगाएंगे और फाइनल कर देंगे। हम मन में सोचेंगे 3 mm और 4 mm थिकनेस का है, हम 3.5 mm का डिज़ाइन कर दें तो वो गलत है, क्योंकि वो मार्केट में बनता ही नहीं है। अगर बनता होता तो इसमें लिखा होता। इसका उपयोग वही है कि हमें सेक्शन चुनना है, डाटा। ये भी स्टील सेक्शन है, ये उसका सेकंड पेज है, उसके कंटिन्यूएशन में है। और आप देखो इसमें काफ़ी सारे डाटा दिए रहते हैं। जैसे अपन सबसे पहला देखते हैं ISA 2020। जैसे 2020 क्रिकेट मैच होता है तो दोनों पारियां कितने कितने ओवर की होती हैं? 20 ओवर की एक पारी, दूसरी भी 20 ओवर की, है ना। पारी मतलब इनिंग्स, है ना। तो ये भी 20 mm का होगा, ये भी 20 mm का होगा, ऐसा लग रहा है ना। अब इसी को डायग्राम में देखो, ए कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? ये पहले पाँव की दूरी है, लेग की। अब हम इसे लेग कहेंगे। बी भी इसे दूसरे लेग की दूरी है। अब अपन इसमें देखते हैं क्या कहीं दिया है इसमें यही दिया है, ये देखो, दिख रहा है A × B। तो पहला वाला A है, दूसरा वाला B है। इसकी जगह अगर लिखा होता ISA 2030 तो इसका मतलब ये वाला कितना होता? 20, ये वाला होता 30। ये जो मोटाई है ये थिकनेस है। अच्छा, दिख नहीं रहा, मैं कुछ पेन का उपयोग कर लेता हूँ। इसकी जो लेग की मोटाई है ये है T थिकनेस, ये यहाँ पे दे रखी है, ये रही, यहाँ पे दे रखा है। सेक्शनल एरिया कितना होगा आप बहुत होशियार हो तो निकाल सकते हो, पर जो इसमें दिया है वो लेना है, क्योंकि आप ध्यान दो इसमें ना राउंडेड कॉर्नर है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? ये शार्प एज को ये राउंडेड एज कर देते हैं। नहीं, इसको बेवल कह देते हैं। ये जो अपन ऑटोकैड सीखते हैं ना, सिविल इंजीनियरिंग में तो अपन घर के नक्शे बना देते हैं, तो अपन दीवारों के जो जॉइंट हैं उसको गोलाकार नहीं करते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कुछ गियर या कुछ मशीन के पार्ट ऐसे रहते हैं जहाँ इन्हें एक बेवल करना रहता है। हो सकता है बेवल शब्द के अलावा कोई शब्द भी हो जो भी याद नहीं आ रहा है। तो ये इस प्रकार के काम मैकेनिकल में होता है। अब इस वजह से क्या होगा, सिंपल ये आप गुणा भाग करके इसका निकालने में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे, क्योंकि कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका एरिया कितना माइनस करें जितना ये खाली जगह है। तो सिंपली इसका एरिया अपन को लेने की आदत डालना है ना। ये नहीं सोचना है कि ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस सेक्शन को अगर हम 1 मीटर लंबाई का काट के कहीं से लाएं और उसका वजन तौलें तो कितना केजी में आएगा मास उसका, या कितना न्यूटन आएगा उसका वेट, ये इसमें दिया हुआ है। इससे क्या होगा, हम उसका सेल्फ वेट निकाल पाएंगे। समझ गए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें दी हुई है। इसका मतलब क्या है, जो CGMI, जो I सेक्शन, C सेक्शन, इसका आप निकालते थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कितनी दूर है। तो ये देखो CXX और CYY इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल एंगल सेक्शन है। CXX और YY ये दूरी है, ये क्या है CYY, और ये है CXX। दिख रहा बराबर? वहाँ से दिक्कत तो नहीं आ रही देखने में? डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, इसका क्यों उपयोग होता होगा आप याद करो। बेंडिंग स्ट्रेस का एक फॉर्मूला है, M/I = F/Y। अगर किसी ने कहा कि एक्सट्रीम, मान लो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितनी है ये निकालने को कहा, तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम फाइबर की दूरी कितनी है वो उस फॉर्मूले में Y के रूप में रखते हैं। तो Y कितना है वो इसमें दिया हुआ है, उससे फिर आप क्या निकाल लोगे, उसकी F बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम वाली निकाल लोगे। 2 मिनट इसको मैं पॉज करता हूँ। हाँ, तो अब अगर इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का आपको काम पड़ा कभी,
और ये मत सोचना नहीं पड़ेगा, किस्मत खराब, पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये देखो आप इसमें पहले से ही इसमें आपकी सुविधा के लिए, केवल आप लोगों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। इसको 1 मिनट फुल स्क्रीन कर लें। कहाँ से, यही है ना, दिख रहा है? हाँ। इसके अलावा इसमें रेडियस भी दी हुई है इसकी। कौन सी रेडियस है ये? क्या लिखा है इसमें, पढ़ो पहले। रेडियो ऑफ डायरेक्शन। एक तो इसमें रेडियस शब्द नहीं लिखा है, RADII लिखा है। ये क्या अंग्रेजी ऐसी भाषा, एक चीज की रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस, और एक से अधिक चीजों की रेडियसोन की बात करें तो रेडियसोन ही बोलते हैं, रेडाई बोलते हैं। रेडाई मतलब ज्यादा रेडियस है। तो वो दो दिए, कितने दिए, 1 2 3 रेडियस ऑफ क्या बोलो, गायरेशन दे रखी है। ये क्या होता है, √I/A। हाँ, गामा लैम्डा R ले लो, क्या दिक्कत है इसमें। R दिया तो भी अपन इसके सम्मान में R ले लेते हैं। ये बिरला साहब ये है ना, इनके सम्मान में R ले लेते हैं। लैम्डा लिया था पिछली बार। हाँ वो होता है, उससे भी डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें कहीं रेडियस डायग्राम की नहीं है, ये ऐसा नहीं है इसमें कौन सी रेडियस है, ये वो नहीं है। जिन्हें नहीं पता हो उन्हें बता दें, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनका आप भाग दोगे जो यहाँ दिए हैं, और फिर अंडर रूट लेंगे इन पूरे का तो मिलेगा। ठीक है, इसका उपयोग K/I होता है। हाँ, I/A का अंडर रूट होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होगा, ये अंदर अभी होएगा इसका, आप देखेंगे। हाँ, ये सब जो डाटा दिया है ऐसे ही नहीं दिया है, इसका उपयोग होता है जब ही दिया है। फिर है मॉडुलस ऑफ सेक्शन, जिसको आप सेक्शन मॉडुलस भी कहते हैं, दिख रहा है कोने में। ये कहाँ उपयोग होता है, आप याद करके बता सकते हैं? ये होता है I/Y। जो M/I = F/Y होता है, उसमें से F इस तरफ ले आओ, मैं इसमें लिख के बता देता हूँ। तुम भूल गए रे हर बात, मगर तो बेंडिंग, अच्छा मैं तो इसको थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरा हाथ सही जाए। तो M/I = F, ये हिल बहुत रहा है, इसको हटा देता हूँ। ये ज़्यादा ठीक है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और इसमें M/F को इधर ले आते हैं और I को उधर ले जाते हैं, ऐसा कर सकते हैं अपन, है ना। तो ये जो है I/Y, ये होता है Z, जिसके कहते हैं सेक्शन मॉडुलस। ये इसमें दिया हुआ है, मैं लेके आता हूँ फिर से। इसका क्या उपयोग है, इसका क्या उपयोग है, याद है आपको? कौन से फॉर्मूले में उपयोग होता है? यदि आपको सेक्शन मॉडुलस दिया है, ये रहा, और अगर आपको ये F की वैल्यू दे रखी है कि जैसे मान लो 415 Nm/m², मोमेंटम नहीं, मोमेंट कितना ये सेक्शन सहन कर सकता है, ये इसमें मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। और ये निकालने का काम हमें पड़ता है, स्टील डिजाइन है। हाँ, ये काम पड़ता है, तो इसका ये काम पड़ता है बीम में। तो ये बीम का सेक्शन मॉडुलस जब दिया हुआ रहेगा, आपको इसका काम पड़ेगा। फिर एक है रेडियस एट रूट, जो रूट के जैसे, रेडियस एट रूट, ये एक्चुअली इसका डाटा है ना। रेडियस एट फुट, टो ये है, रूट ये है। यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, इसका अपने को काम कभी नहीं पड़ता, मुझे स्टील डिजाइन में मुझे तो नहीं लगता कभी पड़ा है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये आपको याद है क्या होता है?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, फिर एक रहता है आई एक्स वाई निकाल लेते हैं, ये वो है, इसका भी काम कम पड़ता है। फिर एक ये है डेजिग्नेशन एंड साइज, तो ए और बी क्या है उसको दर्शाने की इनने एक बार फिर से यहाँ कोने में भी कोशिश कर ली, ताकि यहाँ से देखते देखते अगर बहुत दूरी पड़ जाए सीधे मिलाने में तो आप यहाँ से भी मिला लें। कितना ध्यान रखा आपका, ऐसे नहीं बिरला साहब की बिकती इतनी कुछ पुस्तक है, ऐसी बातें कर रहे हैं यूट्यूब में चलेगा कि नहीं। और आगे देखते हैं, देखो फिर से इक्वल सेक्शन आ गए, बहुत सारी वैरायटी इक्वल सेक्शन की भी हैं। अब आ गए अनइक्वल सेक्शन, तो इसमें एक देखो एक पाँव ज़्यादा लंबा है, एक पाँव छोटा है, तो इसमें आप देखो आई ए से 30-20 30-20। फिर ये आ जाते हैं टी, ये ऐसा है ये ऐसा है, रोल्ड स्टील है मतलब इसको वेल्डिंग नहीं की यहाँ पे, ये बन के ऐसा आया है, इसलिए यहाँ पे राउंडेड भी है, सांचे में ढल के इसको लाए हैं, ढाल के लाए ऐसा बनाया है। रोल्ड स्टील सेक्शन है। अच्छा इसको ही सरकाना पड़ेगा मुझे। इसमें आप देखो इसका अभी ये जो अपन इससे पहले देख रहे थे, इसका था ISA, दिख रहा है नहीं दिख रहा, इक्वल एंगल के लिए इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शंस। अब सेक्शन का ऐसा नहीं है, एंगल है, ए है तो एंगल है, ठीक है। अब इसमें आप देखो ISNT, ISHT और ISST, दिख रहा है, ठीक है। फिर ISLT, ISJT, इन सब के में एक चीज कॉमन है, आखिरी में टी है, क्योंकि ये इसका नाम ही है, हाँ टी बार्स। ये TEE की जगह केवल अकेला कैपिटल टी डैश करके भी लिख देते हैं टी बार है, और TEE करके भी लिख रहे हैं, दोनों ही सही है। सेम डाटा इन सब का भी दिया हुआ है, इनका साइज अलग से भी दिया हुआ है, B/H, H ये है B ये है, हमेशा ये बराबर नहीं होते, ये इत्तेफाक है। नहीं दिख रहा, और घुमा लो उसको, दिख रहा है। अच्छा नहीं तो इधर बैठ जाओ, चल जैसा जम जाए। अब ये देखो आप, ये आ गए जो पटरी के जैसा लगता है, गर्डर के जैसा दिखने में लग रहा है, ये होते हैं बीम के सेक्शन, इसलिए यहाँ पे लिखा है रोल्ड स्टील बीम्स। बीम का अगर अपन को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो डेप्थ बढ़ा दें तो ज़्यादा फायदा होता है, या ब्रेड्थ बढ़ाएं तो ज़्यादा फायदा होता है। BD नहीं BD² होता है ना, तो D बढ़ाओ तो ज़्यादा फायदा हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाते हैं, याद करो BD²। AST निकालते हैं तो कम सरिया देना पड़ता है RCC में। इसी तरह से इसमें भी अगर अपन I ये निकालें M/I, अरे ये M/I = F/Y से अपन निकालें मोमेंट कितना ज़्यादा आएगा, F मान लो या मल्टीप्लाई हो रहा है। अब I क्या है, BD³/12, और Y में D आ जाता है तो उसको कैंसिल करके Z में आ जाएगा B और D का स्क्वायर और कोई फैक्टर, वो डिपेंड करता है क्या फैक्टर है। तो BD² हो रहा है Z में, तो D बढ़ा देंगे अगर 2 गुना तो 4 गुना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन B अगर ब्रेड तो उसका 2 गुना बढ़ाएंगे तो केवल 2 ही गुना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसलिए आप देखो ऐसे सेक्शनों की खासियत, आप देखो इनकी अपेक्षा कर डेप्थ ज़्यादा है ब्रेड्थ से, तो ये B से डिनोट कर रहे हैं, और ये कैसे डिनोट कर रहे हैं, H से, बारीक है थोड़ा, H से नहीं दिख रहा है जिनको, उनको बता देते हैं अपन। अच्छा मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा। अब इसमें ISJB में जूनियर बीम है, ISLB में लाइट बीम है, अरे आपको पता है, ISMB में मीडियम बीम है, और आगे के पेज पे एक आएगा हाँ WB, ISWB में वाइड बीम, और ISHB सबसे हैवी बीम, हैवी वेटेड बीम, हैवी बीम, ठीक है। तो जूनियर है सबसे, तो पहले उसको ही देखते हैं अपन।
इसमें डेप्थ कितनी है? 150, 175, 200, 225, 25 है ना। और विड्थ कितनी है फ्लेंज की? 50 से 80। तो आप देखो विड्थ के मुकाबले डेप्थ कितने गुना ज़्यादा है? जैसे ये 50 से 150 3 गुना ज़्यादा है लगभग। ये 50 है 175 है, 60 है, 60 इंटू 3 180, तो लगभग 3 गुना या उससे ज़्यादा ही है ना। ये ऐसे बीमों की खासियत है कि डेप्थ देखो काफ़ी ज़्यादा है ब्रेड्थ से। जूनियर बीम और लाइट बीम और मीडियम बीम और वाइड बीम, इनमें आपको क्या लगता है क्या ही अंतर होगा? इनकी डेप्थ का अपन देखते हैं, चलो अपन देखते हैं। ये 150 है, हाँ, एल बी का और 75 कम हो गया। डेप्थ और उसका ये एम बी का 100 हो गया, तो मीडियम है और ये जूनियर और लाइट है, तो इसके बराबर ही हुआ ये तो, है ना। फिर वाइड बीम का देखते हैं कहाँ, ये डब्ल्यू बी का, ये भी 150 ही है। हाँ, तो लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़े से सामने नहीं ये देखो ना, ये भी 150 है जूनियर का। जूनियर सीनियर में फर्क ही नहीं जाता एच में। इसका डिफरेंस है सर। अरे तुम तो बुरा दिल पे मतलब कोई और अंतर ढूंढो, समझो बात को। कहने का इशारा ये है कि और भी कुछ अंतर हो सकता है। अब इसके आप एरिया पे ध्यान दो, 9, 10, 12, 16। इसमें आप ये नीचे जाते जाओ तो देखो 100, 150 में भी आ गया। फिर मीडियम में आओ तो 14 से ही शुरू हो रहा है, इसका 9 से शुरू हो रहा था। इसमें देखो वाइड बीम में 21 से एरिया शुरू हो रहा है। तो ये एरिया का अंतर है, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन का। तो वेट का भी अंतर आप देखो, कहाँ वेट, ये रहा, यही सबसे शुरू में ही है। तो किलो वाला देख लेते हैं। मास kg 7.1 है। एल बी का कहाँ शुरू हो रहा है? ये रहा 75 है, 6.1 है, ये तो और हल्का है, लाइट है। एम बी में 11.5 से शुरू हो रहा है। डब्ल्यू बी में 17 से शुरू हो रहा है, और हैवी है नाम ही उसका, तो 27 से शुरू हो रहा है। तो जैसे जैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, अगर अपने को रिक्वायरमेंट ज़्यादा एरिया की होगी तो अपन ज़्यादा वाला लेंगे। इसमें जो रेट रहता है स्टील का, तो जैसे मान लो 65 रुपये किलो चल रहा है, तो अगर अपन ने अननेसेसरी आवश्यकता नहीं है फिर भी ज़्यादा एरिया वाला या ज़्यादा वजन वाला ले लिया, तो ज़रूरत नहीं है फिर भी ज़्यादा खर्चा करा दिया, ऐसा हो जाएगा। तो इंजीनियर का काम यही कि सेफ्टी तो देनी है, पर सबसे सस्ते में सेफ्टी देनी है। अब जैसे किसी को डिज़ाइन करना नहीं आता है तो क्या करेगा, सबसे आखिरी वाला उठा लो, 92.5 किलो, उंगली दिख रही है मेरी इसमें, ये वाला, और यही वाली प्रोवाइड कर दो 450। ये डेप्थ है, ये जो है ISJB 150, ये क्या है, इसकी डेप्थ है। इसका आप एच देखो, ये है इसका नोमेनक्लेचर ऐसे ही चलता है। ये एच जो है ये इसमें लिखी रहती है। तो जिसको डिजाइन करना नहीं आएगा वो क्या करेगा, ये सबसे भारी वाली दे देगा, या कम उससे थोड़ी बहुत कम भारी वाली दे देगा। तो बहुत सेफ तो कर दिया उसने स्ट्रक्चर को, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं है। तो ये अपन को इकोनॉमी देने के लिए ही जो अपन ये सब पढ़ रहे हैं इतना। ऐसे अगर अपन अंदाज से दे दें भारी और कोई दिक्कत ना हो पैसों की, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो हैवी हैवी दे दो, डिजाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाते हैं चैनल सेक्शन। ये चैनल सेक्शन का कैसे उपयोग होता है? एक चैनल सेक्शन ऐसा ले लो और एक चैनल सेक्शन ऐसा ले लो। दो चैनल सेक्शन पीठ से पीठ टिका के उन्हें वेल्ड कर दो, तो बन गया एक बिल्ट अप आई सेक्शन। देखो एक चैनल सेक्शन ये लो, एक चैनल सेक्शन ये लो। इसमें आपस में या तो यहाँ वेल्डिंग कर दो। वेल्डिंग करने के लिए ऐसे वेल्डिंग करने की बजाय क्या करते हैं, इस पे एक प्लेट लगाते हैं और यहाँ वेल्डिंग करते हैं। एक प्लेट यहाँ लगा देते हैं और यहाँ वेल्डिंग कर देते हैं। ऐसा होता है वेल्डिंग। आप सीखोगे, वेल्डिंग हर जगह नहीं होती। हाँ, प्लेट मतलब किस प्रकार की वेल्डिंग कहाँ पे कर सकते हैं, इसकी भी एक लिमिट रहती है। या ये भी कर सकते हैं कि दो चैनल सेक्शन लिए, यहाँ पे एक छेद किया, यहाँ पे एक छेद किया, रिवेट लगा दी या बोल्ट लगा दिया। या ये भी करते हैं कि ये भी लगाए और यहाँ प्लेट लगाई और इनमें भी छेद करके रिवेट या बोल्ट लगा दिए। ऐसे सेक्शनों को जिसमें दो चैनल सेक्शन या और भी प्लेटें जोड़ रहे हैं, ऐसों को बोलते हैं बिल्ट डैश अप। ये डैश करके लिखते हैं, इनको पता नहीं क्यों, बिल्ट अप सेक्शन।
इसमें ये भी कर सकते हैं कि दो चैनल सेक्शन पीठ की जगह मुंह से मुंह लगा दें और बेटल लगा दो। और यहाँ पे प्लेट लगा दें और इनको जोड़ दें। ये भी एक तरीका है। तो चैनल सेक्शन का ऐसा उपयोग होता है। डायरेक्ट चैनल ये कॉलम में भी उपयोग कर सकते हैं, बीम में भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट चैनल सेक्शन का उपयोग मैंने तो नहीं देखा। इसकी बीम नहीं बना सकते, नहीं तो क्या एक तरफ फ्लैंज एक तरफ गायब है, वो सिमेट्री नहीं है। IS JC तो अभी ये C फॉर चैनल, MC मीडियम चैनल, LC लाइट चैनल, तो ये चैनल चल रहा है। उसमें B भी था, IS LB IS MB। ठीक है। अब इसमें पहले से ही अगर T सेक्शन की जगह दो एंगल सेक्शन जोड़ दें तो कैसा लगेगा, ऐसा इन्होंने पहले से ही मान के आपके लिए सुविधा के लिए बना दिए। अगर ऐसी जरूरत पड़े तो इससे डाटा ले सकते हैं। ये है स्टार्ड एंगल। इसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको पता रहे स्टार जैसा, मान लो प्लस जैसा बना दिया तो ये इसके कोने से कोने जोड़ दिए हैं, ऐसा लग रहा है ना। इसका कभी काम नहीं आता। ये देखो, इसमें I सेक्शन है बीम का, इसमें फ्लेंज में प्लेट एक्स्ट्रा लगा दी है। जैसे डंबल में वजन बढ़ाना है तो एक्स्ट्रा प्लेट लगा देते हैं, ऐसे इसका एरिया बढ़ाना है। बहुत हैवी वजन आ रहा है और कोई भी बनाया जो पहले से मिल रहा है बाजार में कैटलॉग में, उसका एरिया काफ़ी नहीं है बीम के लिए, तो फिर हम इसका एरिया इंक्रीज इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सिंगल जॉइस्ट विद एडिशनल प्लेट ऑन बोथ फ्लैंज। इसका काम अगर आप एडवांस स्टील डिजाइन पढ़ोगे, पुल वुल डिजाइन करते हैं जब, उसमें आता है। इसमें चैनल सेक्शन का हमेशा ऐसे ही उपयोग होता है, वो किसी के साथ जुड़ के ही लगता है। I सेक्शन में प्लेट लगा दी एक तरफ और एक तरफ, और चैनल सेक्शन लगा दिया प्लेट की जगह, इस तरह से कि इसके नीचे निकल रहे हैं मेरी। इसमें प्लेट भी है, I सेक्शन के ऊपर प्लेट भी है और उसके ऊपर चैनल सेक्शन भी है। दो I सेक्शन भी इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है। ये जो दो चैनल सेक्शन आपस में जोड़ के दिखाए हैं। तो अब आपको ये मैंने फोटो जो दिखाए हैं ये आपको उसमें बनाने क्वेश्चन में। नाम बस याद रखना है, JB है तो जूनियर बीम, LB है तो लाइट वेट बीम, MB है तो मीडियम वेट बीम, WB है तो वाइड फ्लैंज्ड बीम, HB है तो हैवी वेट बीम, SC है तो कॉलम सेक्शन। पहले S है फिर बाद में C है, पर फिर भी बोल इसे रहे कॉलम पहले सेक्शन बाद में। चैनल्स में जूनियर लाइट और मीडियम और पैरेलल फ्लैंज होते हैं। JC जूनियर, LC लाइट चैनल, MC मीडियम चैनल और MCP मीडियम चैनल पैरेलल फ्लैंज। EA या ISA चलता, ISA ही देखा है मैंने। कोई टाटा बिरला की जगह कोई और का आ जाए स्टील टेबल जिसमें ISA की जगह ISEA हो तो समझ जाना वो इक्वल एंगल है। अनइक्वल में भी ISA ही यूज होता है, U नहीं आता उसका अनइक्वल का, ISA। T सेक्शन में हर एक के आखिरी में T आ गया। JT जूनियर, L लाइट वेट, S भूल गए, N H हैवी। रोल्ड बार्स ISRO स्क्वायर, ये कभी काम पड़ता नहीं। ट्यूबुलर सेक्शन आते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं। मीडियम ट्यूबुलर, लाइट वेट ट्यूबुलर, ये H होगा, M गलती से लिखा है। प्लेट आती हैं, स्ट्रिप्स आते हैं, इनका कभी काम नहीं पड़ता, मैंने कभी नहीं देखा। 2 मिनट का पॉज लेते हैं। चलो, इसमें ISNT है इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल T बार्स, हैवी T बार्स, इस प्रकार से और भी हैं। ठीक है, तो अभी एक पहला लेक्चर आपका हो गया समाप्त।
इसके बाद पढ़ेंगे कनेक्शन के बारे में, बोल्टेड कनेक्शन, बोल्ट क्या होते हैं, कैसे उनके फ़ायदे नुकसान क्या है। देखने के लिए धन्यवाद, नहीं देखें तो भी कोई बात।